मॉडल के बारे में हमने थोड़ा-सा पढ़ा था कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कहानी रदरफोर्ड ने बताई थी और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि रदरफोर्ड ने सिर्फ़ ये कहानी नहीं, इसके बाद और भी चीज़ स्टडी की थी, जैसे कि एनर्जी के बारे में या फिर रेडियस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टडी की गई थी तो हाइड्रोजन एटम की गई थी। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगाता है और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि क्या-क्या वैल्यूज़ क्या-क्या आई थी। तो हमने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स चाहिए होता है, वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये हमने इक्वेट करा दिया था। इससे सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास रेडियस आ गया था ke² / mv² एंड वेलोसिटी हमारे पास आ गई थी v इज़ इक्वल टू ke² / mr, वो भी रूट में। तो ये बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि ये रेडियस हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। तीसरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो क्या होगी? हाफ mv²। तो हाफ mv² क्या हो जाएगा? हाफ एंड mv² की जगह ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ke² / r क्या आ जाएगा? ke²/2r हो जाएगा। और ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। फोर्थ हमने पोटेंशियल एनर्जी भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? k q1 q2/r होती है 2 चार्ज की। तो उसमें से हमने बताया था आपको कि एक चार्ज जो जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है और दूसरा चार्ज प्रोटॉन है। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमें साइन प्रॉपर यूज़ करने होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है तो प्रोटॉन का चार्ज +e होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। यहाँ तक हमने क्लास को खत्म किया था और फिर हमने कहा था कि इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं, जो कि आज की क्लास है। तो बच्चों आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि टोटल एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है जैसे कि टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चे? ke²/2r और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -ke²/r। अगर इनको ऐड करो तो कॉमन ले लो, ke²/r तो माइनस क्या हो हाफ के जाएगा? स्क्वायर हाफ बाय। -1। तो ये क्या आ जाएगा? ke²/r, वो हाफ -1 होता है माइनस हाफ। तो ये क्या आ जाएगा? इससे जो टोटल एनर्जी आई वो आई -ke²/2r। अब देखो एक्चुअली ऐसी कुछ चीज़ जो हमने देखने में आ रही है, ऐसा हमने अपनी 11th क्लास में सैटेलाइट में भी पढ़ा था। सैटेलाइट के बारे में जब हमने पढ़ा था, इसमें कुछ खास चीज़ें देखने के लिए। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जब वो घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, सब वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो उसमें एक लिंक है, रिलेशन है। कैसे? जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम x मान लें, ke²/2r को अगर हम x मान लें, अगर काइनेटिक एनर्जी x है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो -2x होगा। अगर आप उसे ढंग से ऑब्जर्व करो और स्टडी करो और देखो कि इफ काइनेटिक एनर्जी x देन पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ दैट। कैसे? क्योंकि अगर यस काइनेटिक सर, एनर्जी की वो अगर 2 से 2 बात कट जाएगा ना। डिनोमिनेटर में 2 दे रखा है काइनेटिक एनर्जी में, इसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी छोटी है, कम है और पोटेंशियल एनर्जी दुगनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी को 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला वाइज आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इवन डिवाइड करके भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि बच्चे इतना मतलब बच्चे क्यों कर रहे हो? जो मैंने आपको बताया है कि अब काइनेटिक एनर्जी अगर x होती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी दुगनी होती है और नेगेटिव होती है, बस 2 टाइम्स एंड नेगेटिव। और टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है, बट साइन में नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो टोटल एनर्जी -x हुई। तो ये बच्चे यहाँ पर ये x -2x और -x ये होता है बच्चे। ये रेशियो रहता है, क्योंकि कभी भी काम आपको आ सकता है, ये आगे अभी बताएँगे कहाँ काम आता है, बट ध्यान रखना ये होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर x है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी दुगनी और नेगेटिव होती है, मतलब कि -2x, और टोटल एनर्जी जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका नेगेटिव होती है, बस ये होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पर दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, x और -2x, तो -x आएगा जो कि टोटल एनर्जी है। कोई डाउट इसमें बच्चों? बोलो, बोलो। बोलो भाई बोलो। ठीक है। नो सर। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, आगे फिर आगे की कहानी ये आती है कि एक्चुअली जो कि हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ रखा है कि ऐसा क्यों हुआ कि रदरफोर्ड का भी मॉडल प्रॉपर्ली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, उसके बाद बोर मॉडल आया। तो ऐसा क्या कारण था कि रदरफोर्ड का मॉडल भी फेलियर माना जाता है? इसके 2 कारण हैं। तो फर्स्ट कारण क्या होता है बच्चे, हम थोड़ा-सा डिटेल में बताते हैं। मैं थोड़ा-सा स्लो होके बताऊँगा क्योंकि चक्कर क्या है कि ये टॉपिक आपने 9th क्लास में आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं थोड़ा आराम से बताऊँगा, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। स्लो बताता हूँ। देखो बच्चों, होता क्या है, एक होती है क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है एक्सेलरेशन एंड ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस। जब कभी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो या ऑसिलेशन हो, उस टाइम पे वो ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं। इसे कहते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब क्या कहानी थी कि जैसे हाइड्रोजन एटम में बात की जाए कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन किस प्रकार का हुआ? चक्कर लगा रहा है मतलब कि मोशन सर्कुलर हुआ। क्या सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कंटीन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब किसी भी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर होगा, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ईएम वेव प्रोड्यूस वो करेगा और छोड़ेगा, फेंकेगा बाहर, ऐसे रिलीज़ करेगा। तो वो एनर्जी उसके पास कहाँ से आ रही है ये? भई कुछ सोर्स तो होना चाहिए जिसकी वजह से वो एनर्जी आ रही है। भाई उसके पास तो कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है कहीं से। तो उसका मतलब अपने से वो एनर्जी छोड़ रहा है, तो एनर्जी एनर्जी छोड़ते एक टाइम पे ऐसा आएगा वो एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा और मर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। बाँटते एनर्जी फेंकते खत्म हो जाएगा। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक तरीके से कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस कर रही थी इसके साथ। तो ऐसा रदरफोर्ड होता भी को है एक रियल में? बात देखो अच्छे बताते हैं, एक्चुअली रदरफोर्ड को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और जैसे ही रदरफोर्ड ने ये थ्योरी दी थी ना, सारे लोग उसके ऊपर चढ़ गए। उसने उन्हें बोला कि आप कैसे कह रहे हो? आप तो गलत कह रहे हो। उसने ही सबसे पहली बार बोला इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऑर्बिट सर्कुलर हुआ तो एक्सेलरेशन होगा तो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब ईएम वेव फेंक रहा है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो अपने से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी अपने से देते वो खत्म हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड की कमी थी कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, जबकि बाद में बोहर आया, उसने बताया कि क्लासिकल थ्योरी एटम के बाहर वैलिड होती है, एटम के अंदर क्लासिकल थ्योरी वैलिड नहीं होती, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। एटम के अंदर भले ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमे, एक्सेलरेशन हो, बट वो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों जो हमारी कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरी है वो हर जगह हर चीज़ वैलिड नहीं होती है। मतलब हर चीज़ की वैलिडिटी एक लिमिटेड जगह होती है फिज़िक्स में, कि ये यहाँ तक वैलिड है, ये यहाँ वैलिड है। कुछ-कुछ चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड नहीं होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें कहाँ-कहाँ वैलिड नहीं होती है। तो वो थ्योरी सही है अपनी जगह पर, बट चक्कर क्या है कि वो थ्योरी वैलिड नहीं है एटम के अंदर। अगर अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी वैलिडिटी नहीं है, वहाँ पे वो वैलिडेट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि बोर्ड ने बताया कि आप सही कह रहे हो, सब लोग सही कह रहे हैं, हर चीज़ अपनी जगह सही है, बट ये थ्योरी यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि एटम की कहानी, एटम के मैकेनिज़्म थोड़ा-सा अलग ही चलता है बाकी दुनिया से। समझे बच्चों या नहीं समझे? हेलो? यस सर, समझ गए। मतलब क्लासिकल थ्योरी जो है और क्वांटम थ्योरी, देखो चाहे आमतौर पे हम 2 टर्म यूज़ करते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल मतलब एक इन जनरल जो चीज़ें यूज़ होती हैं लाइफ में उसके बेसिस पे जो थ्योरीज़ हैं उसको क्लासिकल थ्योरीज़ कहा जाता है। क्वांटम थ्योरीज़ जो मतलब जो छोटे लेवल पे चेंज देखने को मिलती हैं, जो आम तौर की थ्योरी से काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, तो वो क्वांटम थ्योरी हो जाती है। तो बहुत छोटे लेवल पे, एटम के लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उसका मोशन सर्कुलर है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसको ईएम वेव प्रोड्यूस करना चाहिए, बट वो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ वो थ्योरी वैलिड नहीं है और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब ये बहुत अजीब-सी चीज़ है, कई लोग कहते हैं कि ये यहाँ वैलिड है, वहाँ वैलिड है, भाई है फिज़िक्स में ऐसी चीज़ें हैं। फिर कोई-कोई चीज़ें कहीं तक वैलिड है, कोई-कोई चीज़ें कहीं वैलिड नहीं है। रदरफोर्ड को क्या पता था कि वो वैलिड है या नहीं है। अब क्यों वैलिड नहीं होती हैं, क्यों वैलिड है, अब इसकी कहानी बिल्कुल अपने में अलग ही है, बट अभी हम इससे डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो ये एक दिक्कत थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि लोगों ने कहा है एनर्जी लूज़ होनी चाहिए, तो उसने कहा हाँ, ऐसा होना तो चाहिए। बट वो खुद कन्फ्यूज़न में आ गया इस चीज़ को देखने के बाद। बट उसने ये कहा कि मेरे हिसाब से मेरा रिज़ल्ट ठीक है, बट बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट था, बट सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं आ पाया। एक्चुअली क्या है, अब दूसरा प्रॉब्लम ये था उसके साथ कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, देखो एक्चुअली क्या है, वैसे तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने वैसे शायद पढ़ भी रखा है कि जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसमें प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बट ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं, खाली ऑर्बिट होते हैं बाकी सारे, क्योंकि KLMN ऑर्बिट्स होते हैं, वो खाली होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिट्स होते हैं। तो कई बार इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाए तो वो एक्साइट होके ऊपर भाग जाता है। फिर जब वो वापस आता है, वापस अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो एनर्जी रिलीज़ करता है, रेडिएशन रिलीज़ करता है, EM वेव रिलीज़ करता है। ये शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। कोई फ्रीक्वेंसी की, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन रिलीज़ करता है। तो हमें, आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद लास्ट ईयर में पढ़ा हो, या फिर अभी आपको पता है कि इस टाइम पे कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो ऊपर भाग जाता है, बट वापस आता है, तो वेव रेडिएशन रिलीज़ करता है। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम उसको नहीं पता था, रदरफोर्ड को नहीं पता था। रदरफोर्ड के टाइम में क्या था कि लोगों का मानना ये था कि जब कभी देखा जाए कोई एक गैस या कोई एक एटम रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसका कारण ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल है उस रेडिएशन के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे चीज़ों को लेके। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, क्या आपने ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट के बारे में पढ़ा हुआ है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा हुआ है? कोई बच्चा बताएगा? यस हेलो? सर, वो जब एक्साइटेड सर उनको एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड स्टेट में वो अपर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, अपर उसमें। कोई देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके पास कोई हाइड्रोजन गैस है, आपने एक चैम्बर में हाइड्रोजन गैस ली और कई बहुत सारी हाइड्रोजन गैस ली, आपको उसने आपने उस चैम्बर में हीट डिलीवर करना चालू कर दी, हीट करना चालू कर दिया। हीट करोगे कुछ देर बाद, ज़्यादा हीट कर दोगे, तो इससे कलर्स निकलना चालू हो जाएँगे, रेडिएशंस निकलना चालू हो जाएँगे। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों? यार किसी भी चीज़ को हीट करो, लोहे को हीट कर दो, वो रेडिएशन रेडिएट करना चालू कर देता है, यस लाल सर। हॉट रेड हॉट हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है लोहा। गैस को हीट करो, गैस गैस से कलर निकलने चालू हो जाएँगे। ज़्यादा हीट कर दो, गरम कर दो तो। क्यों? बताओ भाई, बोलो। इट इज़ ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आम तौर पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन अपने जिस ऑर्बिट में होता है उसमें होता है। जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रहता है, जो उसका मेनली घर होता है, उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? ग्राउंड स्टेट। तो आमतौर पे हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। बट अगर आप उसको हीट करते हो, तो हीट करने की वजह से अपनी ग्राउंड स्टेट से जंप करके वो हायर स्टेट में चला जाता है एनर्जी गेन करके। बट ये है कि वो एनर्जी जब तक उसको मिलेगी तब तक वो हायर स्टेट में रहेगा। जैसे ही मान लो उसको हीट करना छोड़ दिया, तो वो वापस अपने घर पे आने की कोशिश करेगा, उल्टा वो रेडिएशन एमिट करेगा ठंडा होने के लिए, रेडिएट करेगा। लाइट छोड़ेगा या कोई भी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, ताकि वो वापस आए, अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा और वो वापस आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बच्चों। पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? बोलो। यस सर, पढ़ा है। वापस जब आप उसको हीट दे रहे हो तो वो ऊपर जा रहा है, फिर बाद में ठंडा होगा क्योंकि हीट वापस देगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो पहले आपने उसको हीट दी, फिर वो हीट छोड़ेगा, जब हीट छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, तो रेडिएशन एमिट होगा। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं जब उसको एनर्जी मिलती है, बट जब उसको वापस एनर्जी देनी होती है ठंडा होने के लिए, तो वापस अपर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो रेडिएशन एमिट करता है। तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं थी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो ये बच्चों को कुछ लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल की। आप समझे या नहीं समझे? बोलो, बोलो भाई बोलो। यस सर।
ऐसा कुछ था बच्चे इसके साथ, थोड़ा देख लेना आप लोग, बाकी पढ़ लेना नोट्स में थोड़ा सा। तो बोहर जब आया तो बोहर ने हर चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली बताया, हर चीज के बारे में बहुत ढंग से बताया। जैसे कि फर्स्ट पहली चीज इसने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट में घूमता है, मतलब जब वो घूमता है तो एनर्जी लॉस नहीं होता है। ऐसे ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, और इसमें एनर्जी फिक्स होती है, एनर्जी लिबरेट नहीं होती है। मतलब जो साफ साफ उसने साफ चीज कर दी पहले ही, कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो भले ही क्लासिकल थ्योरी में कुछ भी होता हो, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ यहाँ ऐसा जो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। साफ बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो एनर्जी एमिट नहीं होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसने साफ साफ क्लियरिफाई कर दिया क्यों होता है, क्या होता है, उसने जवाब नहीं दिया फिर भी, बट उसने बताया ऐसा होता नहीं है। दूसरी थ्योरी में उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, जो कि L इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, जब हम अपनी 11th क्लास में थे तो हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। कोई भी बॉडी जैसे सर्कल पाथ में घूमती है, ये मान लो m मास है, ऐसे सर्कल पाथ में घूमती है। दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो उसने बताया कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन एटम में ही मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, आमतौर पे तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, बट मान लो एक्साइट होकर वो किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है एन एच बाय टू पाई, वेयर एन इज ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होगा 1h/2 पाई, मतलब h/2 पाई। सेकंड ऑर्बिट है तो क्या होगा, 2h/2 पाई, जो कि क्या हो जाएगा h/पाई। तो मतलब क्या है कि नेचर ने हर चीज को प्री डिफाइन किया हुआ है फिजिक्स में। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कहीं भी रैंडमली हो, नहीं, हर चीज डिफाइंड है, फिक्स्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी ये होगी, काइनेटिक एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल ये होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा, उसकी वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ का आपने इंडिया का एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया है तो उसके पैरामीटर्स अलग आ जाएंगे, अमेरिका का कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया उसके पैरामीटर अलग आ जाएंगे, या फिर तो बट ये हर चीज जो है वो अगर ऑर्बिट के हिसाब से फिक्स्ड है। फर्स्ट ऑर्बिट में ये चीजें इतनी इतनी होंगी, वो सेकंड ऑर्बिट में ये चीजें इतनी इतनी होंगी, हर चीज प्री डिटरमाइंड है। समझे बच्चे या नहीं समझे इस बात को? यस सर। सर एंगुलर, हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर बोलो लेकिन क्या कहते हैं, मतलब कोल्ड और वार्म में फर्क तो होता होगा कुछ स्पीड का? नहीं नहीं, यही तो बात है अच्छे, यही तो खास बात है। कुछ नहीं फर्क पड़ता इलेक्ट्रॉन पे, हर चीज सेम सी शो होती है उसके अंदर, उसको उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। कोल्ड एंड वार्म से एटम्स के वाइब्रेशंस पे फर्क पड़ता है, और इंटरनली ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई खास फर्क पड़ता हो एटम के अंदर। कोई खास फर्क नहीं देखा गया है एटम के इनसाइड में। एटम्स की वाइब्रेशन पे तो फर्क पड़ता है फिर भी, बट अंदर के मोशन पे फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड क्या था, थर्ड वही मैंने आपको बताया कि कई बार इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाती है तो ग्राउंड स्टेट से भाग के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो फिर वो ट्रांजिशन करता है वापस। उसमें जब वो ट्रांजिशन करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, और जो उस रेडिएशन की एनर्जी होती है वो उन दो ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है और कोई मतलब एक हाइड्रोजन एटम है। हम बार बार हाइड्रोजन एटम की बात क्यों करें, क्योंकि जितने भी मॉडल स्टार्टिंग के वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी अगर और हायर पे जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो उनका जो एटॉमिक स्टडी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, एटम की स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है हाइड्रोजन एटम में। मान लो तो मान लो इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके हायर ऑर्बिट में चला गया था, बट अब उसको वापस आना है तो जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट से। मान लो वो फर्स्ट ऑर्बिट में अपनी ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट की भी कुछ एनर्जी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की भी कुछ होती है, सेकंड की भी कुछ एनर्जी होती है। जैसे मान लो इसकी एनर्जी E3 और इसकी E1, तो जितना जब वो ऊपर से नीचे जंप कर रहा है तो हायर एनर्जी लोअर की तरफ जंप कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज जब स्टेबल होने की कोशिश करती है तो हायर से लोअर पे आती है। जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आप बिल्डिंग में अगर रहते हो तो बिल्डिंग में अगर आप चौथे माले पे हो आपकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और ग्राउंड फ्लोर पे हो तो एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
तो इस सेम सिचुएशन में भी है कि जितना ऊपर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भाग जाता है उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है बट स्टेबिलिटी कम होती है। तो जब वापस कूदता है तो उतना उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस को रिलीज़ करता है। तो कितना एनर्जी डिफरेंस बैठेगा इस केस में अगर वो थर्ड ऑर्बिट से कूदेगा तो E3 माइनस E1। हर ऑर्बिट की अपनी-अपनी एनर्जी होती है, मतलब यहाँ हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी कुछ टोटल एनर्जी होती है और इतनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, या इतनी एनर्जी का रेडिएशन वो छोड़ेगा बाहर। और कोई भी रेडिएशन या ईएम वेव का जो एनर्जी होता है वो होता है h न्यू। डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू फॉर्मूला होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चे? मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नहीं एक्चुअली सर, क्या है कि मुझे सिलेबस का भी थोड़ा-सा वो है और ये टॉपिक ऐसे हैं जो शायद आपने 11th क्लास में भी कुछ हद तक पढ़ रखे हैं ये सर और केमिस्ट्री में तो इसमें पिछले साल बोर मॉडल बोलते हैं सब कुछ। है नहीं, थ्योरी-व्योरी कुछ है नहीं, बस न्यूमेरिकल्स का मेन इश्यू रहता है। मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बट अगर किसी को लगे तो मुझे उस वक़्त बता देना क्योंकि मैं मेरा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर हो जाए अब। ये छोटे-छोटे चैप्टर इसमें टाइम मिल जाएगा, रे ऑप्टिक्स में इतना फास्ट नहीं पढ़ा सकते हम। वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी होंगी, तो वहाँ हमको स्लो चलना पड़ेगा काफ़ी। यहाँ तो फिर भी आपने पढ़ रखा है कि अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले तो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है। फिर बाद में जब उसको ठंडा होने के लिए फिर से ऊपर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करना होता है तो एनर्जी वो जब रिलीज़ करता है तो वो रेडिएशन या ईएम वेव, रेडिएशन बोले ईएम वेव वो बोलो बात बराबर है, छोड़ता है या फोटॉन बोल दो, क्योंकि फोटॉन बोल लो, रेडिएशन बोल लो, ईएम वेव बोल लो बात बराबर है। तो कितनी एनर्जी का रेडिएशन छोड़ता है वो उन ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का वो रेडिएशन छोड़ता है। तो ये कहानी बच्चों है हमारे बोर्स पोस्टुलेट में। बोर्स के 3 पोस्टुलेट हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए भी। ये मैंने बोल्ड में लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। ये है बच्चे। तो बाकी अब क्या है बच्चों, अब मेनली क्या है, एक्चुअली क्या है बोर्ड ने थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी क्या-क्या कहानी होती है। बट मेन तो एग्ज़ामिनेशन में अगर देखा जाए तो अगर डेरिवेशन है तो बोर्ड ने रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी भी निकाला था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टडी तो रदरफोर्ड ने भी की थी और बोर ने भी की। तो क्या रदरफोर्ड ने क्या पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं की थी इलेक्ट्रॉन की जो बोर को फिर से करनी पड़ी? देखो बच्चे इसका आंसर आपको मिलेगा फॉर्मूले में। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं रदरफोर्ड के फॉर्मूलेस पे। क्या कमी ऐसी है रदरफोर्ड में जो बोर ने फिर से फॉर्मूले निकाले? हम आपको बताते हैं बच्चे। सर देखो रेडियस में फॉर्मूले वो है, अजम्पशन था ना सर, रेडियस तो मतलब ब पूरा सही था बताते हाँ। हैं, हर चीज़ बताते हैं। अब और हर चीज़ बताते हैं आपको कि क्या दिक्कतें हैं जो कि रदरफोर्ड के साथ हैं और बोर ने क्यों फिर से निकाला सब कुछ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। देखो जी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी रेडियस निकालना है इलेक्ट्रॉन का। इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना है तो क्या-क्या चाहिए आपके पास आपको इसके लिए? बोलो भाई बोलो। कोई भी अच्छा बताएगा? हेलो, हेलो। भाई बोलो। सब गायब हो गए। क्या-क्या चाहिए बोलो? आवाज़ आ रही है बच्चों मेरी? यस नहीं आ सर। रही? यस क्या-क्या सर, आ रही। चाहिए? अगर आपको इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका रेडियस निकालना है, क्या-क्या चाहिए? क्या आप निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला तो आ गया है, बट फॉर्मूले से निकाल सकते हो या नहीं सकते? क्या लिमिटेशन है फॉर्मूले की? क्या ये फॉर्मूला लगाया जा भी सकता है या कोई दिक्कत है इसके साथ? कोई बच्चा बताएगा? बोलो भाई बोलो। के चाहिए? के तो हमें पता होता है, के तो हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर सर में। वी चार्ज ऑफ चाहिए इलेक्ट्रॉन रहेगा। चाहिए? ठीक है, ये भी निकल जाएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल ही रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी पुट कर देंगे। बट दिक्कत ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे यार? यहाँ तो एक चीज़ है, वेलोसिटी भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता और कोई तरीका भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन वैसे ही छोटा होता है, उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता हमारे पास। तो चक्कर क्या होता है, फॉर्मूले सिर्फ दिखाने के हैं, डमी फॉर्मूलेज़ हैं, क्योंकि हमारे पास अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें कैसे निकाली जाएँगी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आ पाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आ पाएगी, टोटल एनर्जी भी नहीं आ पाएगी, दिखाने दिखाने भर का फॉर्मूला है। सब कुछ नहीं निकाल सकते। फॉर्मूले हैं तो सही, वैल्यूज़ भी तो हैं हमारे पास। अगर आप रेडियस या वेलोसिटी नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन की, तो कैसे लगा सकते हो फॉर्मूला?
जबकि बोहर ने हमको ऐसे फॉर्मूले दिए जिसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। अब आप ये आपको सिखाते हैं कि बोर्स ने क्या किया, कैसे डेरिवेशन किया आगे। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि बोर की कहानी कहाँ से चालू हुई। बोर ने फॉर्मूले तो रदरफोर्ड के यूज किए स्टार्टिंग में, बोर्स कैलकुलेशन। तो जैसे कि हमारा रेडियस था, क्या है रेडियस का फॉर्मूला? के स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ये अब चक्कर क्या है कि बोर्स ने इसका यूज किया, इसका तो यूज किया ही किया, बोर ने इसका यूज भी किया। इसने बोर ने कैसे ना कैसे करके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल लिया था। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर मर्ज कर दें, मतलब मर्ज मतलब कि इक्वेट कर दें, पुट कर दें, कुछ भी करें, तो हमें हेल्प मिल सकती है। जैसे कि अगर यहाँ आप एमवी को नीचे ले जाओ, यहाँ से रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो। करो बच्चे, चलो दोनों को इक्वेट करो, एंड वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। ये फॉर्मूला उसने कैसे न कैसे करके निकाला था, सिंप्लीफाई किया था, डिराइव किया था। बताएंगे कैसे, चलो ये करो। एक काम करो, आप वेलोसिटी निकालो फिलहाल। चलो एक काम करो, वेलोसिटी निकालो, और फिर जब वेलोसिटी की वैल्यू आए तो किसी भी में भी पुट कर देना, इन दोनों में से 1 या 2 में से पुट करके रेडियस रेडियस निकालो। फिर अगर वेलोसिटी और रेडियस आ ही गया है तो बाकी चीजें भी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है, अभी हमने पढ़ा था, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय 2r होता है। तो अगर रेडियस की वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है के स्क्वायर बाय आर, अगर रेडियस की वैल्यू आई तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। और वैसे तो अगर काइनेटिक आ गया तो पोटेंशियल वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ ट्वाइस करना है, नेगेटिव नेगेटिव ऑफ ट्वाइस मल्टीप्लाई करना है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, सॉरी, ये आ जाएगा और ये नेगेटिव में आएगा और ये माइनस के स्क्वायर बाय 2r आ जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं कितना कोई कर पाता है। चक्कर ये मैं आपको इसलिए करने को दे रहा हूँ कि अगर आप अभी कर लोगे तो एग्जाम में तो कर ही लोगे वैसे ही। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता जरूर है। 5 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोगों को।